महाराष्ट्र की राजनीति या यूं कहें कि देश की राजनीति में आज सच में काला दिन था, जब लोगों ने सुबह घर से बमुश्किल निकले ही होंगे और 8 बजे से 8:30 बजे के बीच का एक वक्त रहा होगा जब महाराष्ट्र के एक सुदूर जिले बारामती में, लेकिन जिले के यही नहीं कहीं राज्य के एक ताकतवर नेता अजीत पवार, जिनको प्यार से लोग अजीत दादा कहते हैं, उनकी एक प्लेन क्रैश दुर्घटना में मौत हो गई। काफी देर तक इस पे उहापोह रही। अभी इस समय मेरे साथ ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जब आप ग्राउंड पे पहुंचे तो आपने क्या महसूस किया, लोगों से बातचीत जो की उसमें क्या आपने पाया? आपने बताया स्वजल सिंह एक महाराष्ट्र की कद्दावर नेता अजित पवार की राजनीति और महाराष्ट्र पर का असर ये पूरे राज्य ने देखा है, देश ने देखा है। और वो नेता अचानक से एक बड़े दुर्घटना में चला जाता है तो बहुत बड़ा सदमा यहाँ की जनता को है। जैसे कि हम बात करेंगे, पूरे महाराष्ट्र में एक सन्नाटा सा छा गया था जब ये न्यूज आई, जब ये बात आई कि एक प्लेन क्रैश हुआ है जो जिसमें अजित दादा सवार थे और बारामती के पास लैंडिंग करते हुए ये घटना घटी। पहले तो विश्वास नहीं हो पा रहा था लोगों को, लोग सोच रहे थे कि कुछ छोटी घटना होगी, लेकिन जैसे ही इसकी पहली तस्वीरें आई तो कुछ मिल गए लोगों की, क्योंकि जिस तरह से आग के झोंके वहां से उमड़ रहे थे और जिस तरह से वो प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी सिचुएशन देखने के बाद लोगों में एक डर पैदा हुआ और एक जो कहते हैं कि डर, जिसकी वजह से एक बड़ा नेता इस प्लेन में सवार था और वो प्लेन क्रैश हो गया है। ये बात जैसे ही पूरे महाराष्ट्र में मीडिया के सोशल मीडिया के थ्रू फैली तो लोगों में एक बहुत बड़ा सदमा, जिसे हम कहते हैं कि एक सदमा था। और जब मैं बारामती में यहाँ पहुंचा तो बारामती पूरी तरह से बंद था। यहाँ के स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए या दुकानें होगी, सब तरफ पूरे दुकानें बंद थी और पूरे जो ये परिसर है बारामती का पूरा बंद था। जैसे ही मैं पुणे से यहाँ ट्रैवल करके रास्ते से आ रहा था तो जगह जगह पे इस बात के संकेत मिल रहे थे कि कुछ बड़ा हुआ है, कुछ जिसके कारण लोग सब सहमे की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही बारामती, जैसे ये बारामती जो शहर है ये एक मॉडल शहर है एक राज्य के लिए और देश के लिए भी, क्योंकि देश से यहाँ टीमें आती थी ये सर्वेक्षण करने के लिए यहाँ विकास कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है। और जो विकास यहाँ हुआ है उस हर चीज में, यहाँ की संस्था हो, यहाँ के हॉस्पिटल हो, यहाँ के रोड हो, हर जगह पर आपको एक चेहरा नजर आएगा जो शरद पवार था और उसके बाद में अजित पवार। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं कि एक सिटी है उसके एक अमिट छाप होती है, तो छाप पूरी तरह से अजित पवार की दिखती थी। और वही नेता जब उसके बारे में एक अचानक से एक न्यूज आती है और जो कल तक पूरी जोर शोर से अभी यहाँ पे जिला प्रशासन के इलेक्शन चल रहे हैं स्थानीय स्वराज्य संस्था के महाराष्ट्र में, तो इसी के लिए अजित पवार आज बारामती में उनकी 4 से लेकर 5-6 में सभाएं थी, छोटी मोटी सभाएं थी। जिला परिषद के इलेक्शन है जिसकी वजह से उनका बहुत एक टाइट शेड्यूल था और सुबह वो 8-10 बजे मुंबई से जैसे निकले उनके साथ में उनके सिक्योरिटी थे, बाकी वो क्रू मेंबर थे, पायलट और ऐसे 6 लोग वहाँ से निकले थे। और जैसे ही अभी ये बारामती शहर से कुछ 3.5-4 किलोमीटर के अंतर पर बारामती का एयरपोर्ट है जहाँ पर ये हादसा हुआ। जब ये 9:10 के करीब लैंडिंग के लिए पहुंचा तो जो प्रत्यक्षदर्शी है, कुछ लोग अभी मेरा 108 जो एम्बुलेंस होती है उसका जो ड्राइवर है वो जैसे कि अजूबा का अगर कोई दौरा भी हो तो उसके लिए वो पहले से ही मौजूद रहते थे। तो वो एयरपोर्ट पर हर बार जब भी अजित दादा का दौरा है तो वो वहाँ पे मौजूद रहते थे। तो वो आदमी मुझे मिला, मैंने उससे बात किया तो उसने जो बातें कही हमें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी जिस तरह से घायल थे उस वक्त उठाया ये उठाकर एम्बुलेंस में रखा। तो उसकी जो बातें थी पूरा सत्ता था। उन्होंने कहा फिर आजू बाजू के जो गाँव वाले जिन्होंने पूरी तरह से ये हादसा होते हुए देखा था कि जैसे ही प्लेन आया एक बार ट्राई किया उन्होंने लैंडिंग के लिए, लेकिन लैंड नहीं हो पा रहे थे, कुछ तकनीकी खराबियां होगी। और वापस ऊपर जाने के बाद में पूरे 5-6 परिसर 5 गाँव को राउंड करके
दूसरी बार जब प्रैक्टिस किया जा रहा था उसी वक्त जो रनवे है वो छोटा है यहाँ पर, उसके बाजू में रनवे के बाजू में थोड़ी सी जगह है और एक छोटा सा पॉन्ड है। तो शायद उसी वहाँ पे अभी क्या हुआ होगा वो टेक्निकल बातें है और सब बात समझ आएगी, लेकिन वो जो रनवे है और जो पॉन्ड है उसके बीच की जो जगह है वहाँ सीधे जाके वो टकरा गया। राहुल, मैं माफी चाह रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ। आपने दो बातें की, एक तो आपने बारामती के विकास की भी बात की, उस पे बात भी करनी जरूरी है, लेकिन एक बात ये समझना जरूरी है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने वहां पे ग्राउंड पे लोगों से बात की, आपने एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की, और खुद आप कह रहे हैं कि रनवे छोटा है, तो आपके हिसाब से जो लोगों से बात की आपने की हादसे की, वो दो बड़ी वजहें आपको क्या लग रही हैं? क्योंकि डीजीसीए का जो बयान आया उसमें यह है कि मौसम एक बड़ी वजह नहीं है, लेकिन दो बार प्लेन लैंडिंग करने की कोशिश, पहली बार में असफल रहा, फिर दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश की, तब जाकर के ये शायद हादसा हुआ। लोग क्या कह रहे हैं वहां पे, जो एम्बुलेंस जिनसे एम्बुलेंस ड्राइवर से आपने जो बात की, उनका क्या कहना था? एम्बुलेंस वाला जो था वो बड़ी दूरी पर था, लेकिन जो गांव वाले थे जिन्होंने हादसा देखा उनका कहना था कि पहली बार उन्होंने ट्राई करने के बाद में वो विमान वापस, अभी उनको नहीं पता कि वो ट्राई था, वो लैंड होने वाला नहीं, उन्हें लगा वो नीचे आ रहा है, फिर ऊपर ये विमान गया, प्लेन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने राउंड मारा और कुछ थोड़ा सा लड़खड़ाया, ऐसा वो उनका कहना है। लेकिन एग्जैक्टली वो जो कुछ महिलाएं थी तो उन्होंने जैसे वो हाथी से, एक तो जैसे वो आया और एक बड़ा धमाका हुआ और बहुत डर गए, बहुत बड़ी ज्वाला है वहाँ, ये हमने वो बाल्टी लेके भागे पानी डालने के लिए, लेकिन वो इतनी बड़ी आग थी तो वो नजदीक तो जा नहीं पा रहे थे, उससे क्या होगा, लेकिन उन्होंने वो प्रयत्न किया था, उन्होंने वो बोला। तो अभी ये तकनीकी मामला है सब इस तरह से, क्योंकि देखा जाए सतीश जी ये जो पायलट थे उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, ऐसा कहा जा रहा है कि एक कद्दावर जो कहते हैं एक क्षेत्र के उस क्षेत्र में वो माहिर जैसे थे। विमान था जो प्लेन था वो डबल इंजन विमान था, मतलब जो पूरी तरह से सुरक्षा के स्टैंडर्ड पे माने जाते हैं ऐसे विमानों में तो एक वो विमान था जिसकी दुर्घटना हुई। तो ये समझना अभी पूरी तकनीकी और छानबीन के बाद जो आएगा वो बात है, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है वो लैंडिंग कर पाए और ये भी कहा अभी मौसम का भी कारण बता रहे कि अभी अलग अलग व्यूज है अभी उनके बारे में जो एक्सपर्ट है उनके माध्यम से जो बात आएगी वो बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ वो दर्दनाक था और महाराष्ट्र के लिए बड़ा सर। राहुल, आपने सुना ही होगा कि मतलब जिस कंपनी का ये प्राइवेट कंपनी का जो ये प्लेन था, कुछ साल पहले जहां तक मेरी जानकारी 2023 में भी वीएसआर वेंचर के का एक प्लेन हादसे का शिकार हुआ था मुंबई एयरपोर्ट पर ही। ऐसे में ये बात लोगों तक गई होगी, ग्राउंड पे लोगों को पता ही होगा, उनके प्रशंसकों को, उनके परिवार वालों को। इसको लेकर के लोगों के बीच में क्या रिएक्शन आपको जानने के लिए मिला? देखिए वैसे तो अभी हर जगह पे यहाँ पर अगर शंका की बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन हर बात की चर्चा यहाँ पर क्योंकि लोग हैं, नेता एक बड़ा नेता गया है, भावनाएं हैं, कुछ अलग अलग बातें भी हो रही है। और आपने जो बात कही है कि ये जो 2023 में जो प्लेन था कुछ इसका एक्सीडेंट भी हुआ था और वो फिर वापस लाया गया, ये भी बातें हो रही है। ये मैंने भी देखा, मैंने भी कुछ लोगों की चर्चा करते हुए सुना है, लेकिन अभी ये चीजें है जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि अगर एक इतना बड़ा नेता है, इतनी बड़ी सिगरेट की बात हो रही है और जब ये कंपनी कहती है कि ये सबसे सुरक्षा की दृष्टि से नहीं राहुल, मैं समझना ये चाह रहा था कि ये बात, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल का, तो और ये बात तो लोगों तक भी पहुंची है, तो जब आम वहां के बारामती के लोगों को ये जानकारी हुई होगी, क्या इस पे कुछ रिएक्शंस लोगों से आपको फील हुए? आपने कुछ सुना क्या लोगों से इस बारे में कुछ? जैसे कि हम जैसे मैं बात कर रहा था कि अलग अलग पहलुओं में लोग बात तो करते हैं, लेकिन अगर उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा हल्का एक इतने बड़े नेता के साथ कैसे हो सकता है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, तो ऐसा क्यों तो फिर शंकाएं जो जताई जा रही है तो विमान में कोई प्रॉब्लम था
घात पात हो सकता है, इस तरह की बातें भी लोग कर रहे थे। अभी ये बातें तो बिल्कुल यहाँ पे लोगों में चर्चा तो जरूर है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो प्लेन 2023 में ये खबरें अभी सोशल मीडिया के जरिए तुरंत ही लोगों तक पहुंच जाती है। उस तरह से सोचने भी लग जाते हैं। जैसे आपके पास एक जो प्लेन है जिसके एक्सीडेंट हुआ था, उसको वापस कैसे लाया गया, तो लोग सवाल तो उठाते हैं। और राहुल, आपने भी सुना होगा कि इस पे कई तरीके की बयानबाजियां हो रही है इस दुखद हादसे के पे। बिहार के एक नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के ही सांसद हैं पप्पू यादव, आप उनका नाम जानते होंगे। पप्पू यादव ने इस हादसे को, इस दुखद हादसे को साजिश बताया है। क्या आपको वहां लोगों से जो बातचीत हो रही है, तो क्या लोगों के मन में भी इस तरीके की कोई आशंका है कि क्या ये साजिश या हादसा या कुछ ऐसा था जो नेचुरल नहीं था? क्या ऐसा है क्या लोगों के मन में, वहां के लोगों के मन में? स्वाति जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब इतना बड़ा नेता है जो सक्रिय है, जिसके बहुत बड़े फॉलोअर्स है, जिसका राज्य में नाम है, देश में पहचान है, उस जैसे अगर नेता के बारे में ऐसा कुछ हो जाए, सडन ये बहुत बड़ा हो जाए, चर्चा तो बहुत होगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि गोपीनाथ मुंडे कद्दावर नेता थे, बिल्कुल, उनका भी दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था और उस समय भी मैं वो कवर करने वहां पे पहुंचा था। तो वहाँ जो मतलब जिस तरह से बातें हो रही थी, गोपीनाथ मुंडे उनके बारे में भी घात पात की शंकाएं बहुत ज्यादा है। जैसे बात कही है, वैसे ही अभी ममता जी ने भी, ममता बनर्जी, उन्होंने भी इस बारे में शंका जताई है। ये भाजपा के छोड़ने की फिराक में शायद अजित पवार थे, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल, इस तरह की शंकाएं ममता बनर्जी से भी थे। जबकि बड़े नेता, जैसे आपने पप्पू यादव का नाम लिया, ममता जी के बारे में बात कर रहा हूँ, इतने बड़े स्तर के नेता जब ऐसी बातें करते तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर पानी के, और वो है चर्चा नहीं है ऐसा वो नहीं सकते, वो चर्चा है। ऐसी बात है कि कैसे हो सकता है, इतनी सब की बात में ये कैसे हो सकता है, इतनी पावरफुल अगर उनको बीमा किया गया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? शंकाएं जो होती है उसकी अलग अलग अटकलें लगाई जाती है। शायद फिर अजित पवार सरकार से बाहर आने वाला की सोच रहे होंगे, इसकी वजह से कुछ हुआ है क्या, इस तरह की अटकलें लोग लगाते हैं। और बड़े बड़े नेता जब ऐसी बात करते हैं तो स्वाभाविक ये होता है। मैंने आपको गोपीनाथ मुंडे के बारे में इस तरह का ही वातावरण था, क्योंकि उनका भी अचानक से आप वो केंद्र में मंत्री बने, दूसरे दिन उनका स्वागत होने वाला था, बरेली जो फील्ड था उसका जो बरेली गाँव है, जहाँ पे उनके लिए स्टेज बनाया गया था, और अचानक से खबर आती है कि उनका निधन हो गया है एक्सीडेंट में। और इतनी सारी मतलब बातें, एक कार के मामूली एक्सीडेंट में कैसे हो सकता है, एक तरह से बातें, और वो बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती जो उनके फॉलोअर्स है। वही चीज अभी कुछ हद तक अजित पवार साहब के जो फॉलोअर्स है उसके बारे में भी दिखाई देती पड़ती है। लेकिन अभी दबे स्वर में, जैसे आप कह सकते हैं कि दबे स्वर में ये चर्चाएं चल रही है। दबे स्वर में चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ये सच है कि अजीत पवार जी, अजीत दादा लोगों के जो प्रिय थे वो अब लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। राहुल, ग्राउंड पे अब एक सवाल, क्योंकि नागपुर में मैं बैठा हुआ हूं, ये सवाल, अब ये चर्चा यहां भी उठ रही है कि पवार एनसीपी का अगला वारिस कौन होगा। क्योंकि अब धीरे धीरे, क्योंकि अजीत पवार जी के पास प्रदेश में भी मतलब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने, और ये चिरपरिचित भी रहा है कि वो देवेंद्र फडणवीस से उनका दोस्ताना रिश्ता काफी हद तक राजनीतिक रहा, और केंद्र की राजनीति में भी एनसीपी अलायंस में है, एनडीए अलायंस में है। ऐसी कंडीशन में कौन आपको लगता है, क्योंकि सुप्रिया सुले, जाहिर सी बात है कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए उसमें तो इन लोग ये चाचा भतीजा एक साथ थे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होने वाला था कि क्या अब ये एक साथ रहेंगे, क्योंकि ये भी चर्चाएं आपने सुनी थी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अजीत पवार की विरासत और एनसीपी की विरासत को आगे कौन लेके जाएगा, क्योंकि ये भी चर्चा शुरू हो चुकी है?
सही है, ये तो चर्चा बड़ी जोर से हो चुकी है, क्योंकि देखिए शरद पवार या तो पवार फैमिली ये महाराष्ट्र की एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, और इस फैमिली के थ्रू महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अलग वर्षों से इनका ये दबदबा रहा। तो ऐसे में चलते 2019 में जब अजित पवार ने पहली बार जो बंद था, सुबह का बंद किया था और देवेंद्र फडणवीस के साथ चले गए थे, किया था, लेकिन बाद में फिर उन्हें आना पड़ा था। किस तरह से शरद पवार ने अपनी रचना रची और उनको वापस ये अपने चाचा की तरफ वापस आना पड़ा था। लेकिन उन्होंने जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी दी 2023 में, तो उन्होंने सरकार गिराया उद्धव ठाकरे का। उसके बाद में वो अलग हो गए, राष्ट्रवादी से अलग हो गए। अभी उनका कहना था कि जो राष्ट्रवादी जैसे अभी एक कहते थे कि असली एनसीपी वही है। हाँ, असली एनसीपी अजित पवार की है, तो उन्होंने कहा था। और वो बात विधानसभा जो 2024 की विधानसभा हुई महाराष्ट्र में, वो बात भी क्लियर हो चुकी है। अजित पवार ही बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, जिसमें उनको करीबन 42 से लेकर 45 तक विधायक की चुनाव आए थे। तो वो और अभी जो महापालिका इलेक्शन हुए, उससे पहले नगर पालिका के इलेक्शन में जो स्थानीय स्वराज्य संस्था थे, उनके जो रिजल्ट उनमें पूरी तरह से अजित पवार डोमिनेटिंग है दोनों राष्ट्रवादी। मतलब अभी शरद पवार का तो जो राष्ट्रवादी थी, उनके पास ना तो पक्ष का चिन्ह था और ना ही बड़े नेता थे, तो स्वाभाविक रूप से उनका पार्टी अभी तो अभी महापालिका के इलेक्शन के बाद जब अजित पवार को भी पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा। हाँ, पिंपरी चिंचवाड़ा और पुणे जैसा, मतलब उनका गढ़ जो है वो चला गया था एनसीपी का। गढ़ चले गए, मतलब पिंपरी जाना ये अजित पवार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था उनके लिए, सेटबैक था। और इसके चलते अभी चर्चा ऐसी शुरू हुई, जैसे अभी स्थानीय अगर आप शरद पवार अजित पवार का पॉलिटिक्स देखेंगे, तो ये ग्राउंड लेवल पे, गांव से, मतलब जो ग्राम पंचायत कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं, वहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब वो स्ट्रॉन्ग होल्ड भी अगर चला जाए, तो फिर आने वाली अगली सियासत की राजनीति में उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो अभी चर्चा ऐसी चल रही थी कि धीरे धीरे शरद पवार के साथ, मतलब शरद पवार की जो राष्ट्रवादी है वो और अजित पवार मिल गए थे, क्योंकि बहुत सारी सीटों पे जो अजित पवार की चाची बड़ियाल पे वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो ऐसे चलते में नियर अबाउट अजित पवार ही सब होल्ड करेंगे और धीरे धीरे ये मर्ज हो जाएंगे, ये लगभग तय सा दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी बीच अभी ये बहुत यह हादसा हुआ, और जो आपने प्रश्न किया अभी अगले कैसे, तो ये निश्चित तौर पे, क्योंकि एक तरफ शरद पवार है, अभी वो करीबन 86 की उम्र है, उन्होंने ना महापालिका इलेक्शन में नहीं, उन्होंने तो राहुल संन्यास भी ले लिया एक तरीके से, सक्रिय राजनीति से उन्होंने घोषणा भी कर दी है। तो सीधा सा राहुल मैं समझना चाहूंगा कि पवार पॉलिटिक्स का सुप्रीमो कौन होगा? सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, रोहित पवार, या एक नाम शायद मेरी जो जेहन में आ रहा है उसे भी भूलना नहीं चाहिए, प्रफुल्ल पटेल। एक बड़ा नाम है एनसीपी में, भले वो परिवार से नहीं आते हैं, लेकिन माना जाता है कि पार्टी की फंडिंग या कह लें कि पार्टी और दिल्ली को सेट करने में, पार्टी को दिल्ली में को सेट करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। मतलब मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की पॉलिटिक्स की। तो क्या लगता है कि चार में से कौन आगे बढ़ाएगा इस विरासत को? बिल्कुल सही है, जो प्रफुल्ल पटेल का आपने नाम लिया, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की राजनीति को संभालते हैं, पार्टी मैनेजमेंट कहा जाए, वो मैनेजमेंट का काम करते हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या बाकी नेता वो चीज मानेंगे, ये भी सोचने वाली बात हो सकती है। अभी जो डायरेक्टली शरद पवार का रिप्रेजेंटेशन कर सकती है, ये एक है। रोहित पवार के भी कुछ लिमिटेशन थे, उनके यहाँ पर जो महाराष्ट्र जो और जो दूसरे कद्दावर नेता है, जैसे जयंत पाटिल है,
ठाकरे ठाकरे है, हम्म। जैसे नेताओं के साथ एक तरह से बॉन्डिंग होती है। ऐसे तो होगा कि उसके पहले ही मतलब अजित पवार जैसे कि शरद पवार का ध्यान है, तो जिन पर जो अभी फिलहाल राष्ट्रपति के अध्यक्ष हैं, उनके बीच में और रोहित पवार के बीच में संतोष था। तो एक बात है कि रोहित पवार के पास तो इसका नेतृत्व मानी गई है, इसका अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है। अभी सुप्रिया सुले का वो देश की राजनीति काम करती है, ताकि आप पार्टी बिल्कुल, जिस तरीके से मतलब राज्य में जहां उनका वजूद है वही हिला हुआ है, मतलब कहना गलत नहीं होगा कि अजीत पवार जी ने भले विधानसभा चुनाव में एक करिश्माई प्रदर्शन किया, उनके लीडरशिप में एनसीपी ने किया, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन में जिस तरीके से जाना और खासतौर पे पिंपरी चिंचवड़ का हाथ से निकलना, वो बड़ा सेटबैक था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बड़ा सेटबैक था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन किसी का अगर लेकिन फिर भी अजित पवार की एक प्रतिभा है। अजित पवार का नेतृत्व को मानते थे, अगर सेटबैक भी है तो शायद अजित पवार कुछ कर सकते हैं, आगे जाकर पार्टी को संकट से भी निकाल सकते हैं। ये तो ठीक है, ये जो कहीं जाने पहले शरद पवार के लिए अब अजित पवार क्या इसलिए अभी अजित पवार के हारने के बाद नहीं इससे भी फर्क आए, इसके बाद तो मनोबल रहता है, को मानते हैं, लेकिन अजित पवार ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। आप जब अजित पवार शरद पवार लगभग से बाहर हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी अजीत पवार नहीं है, और जिस तरीके से अजीत पवार ने बीते 10 सालों में चाचा की परछाई से अलग निकल करके जिस तरीके से अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में एक धुरंधर साबित किया, अचानक से उनका जाना एक बड़ा शून्य, तो चाहे उनका घर हो, परिवार हो, चाहे उनकी पार्टी हो या महाराष्ट्र के लोग हो जो उनको चाहते हैं, एक बड़ा शून्य तो हो ही गया है। और इतना बड़ा ये जो खालीपन हुआ है, इसको भरना ये समय की बात है, इसमें समय भी लगेगा, वक्त भी लगेगा, और आने वाले वक्त में ये देखना भी होगा, दिलचस्प होगा कि क्या ये शून्य कितने जल्दी भरा जाता है, या जिस तरीके से आमतौर पे बातें निकल करके आती हैं कि जब इस तरीके का कोई भी खालीपन होता है तो परिवार और पार्टियां बिखरते हुए भी देखी गई हैं। महाराष्ट्र में ही बात की जाए तो बाला साहेब के जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से पार्टी को नहीं संभाल पाए, ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, ग्राउंड जीरो से आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।